स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम झारखंड टीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सीडीपी का क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो है 16 नंबर प्रश्न है। इससे भी पहले हमने वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने 15 प्रश्न देखे थे। आज इसमें 15 प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदात्तीकरण? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर आपके हिसाब से क्या रहेगा? देखिए कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं। मतलब गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं और जब अच्छा महसूस करते हैं तो अपने पुराने जो व्यवहार में आ जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये कहलाता है विस्थापन। ये देखिए विस्थापन ये जो है अस्थायी होता है। गुस्सा आता है, खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जैसे वो ठीक होते हैं, उनका गुस्सा शांत होता है तो अपने पुराने जो व्यवहार है, जो अच्छे थे वैसे स्थिति में आ जाते हैं। ये अस्थायी होता है और ये परिस्थिति के अनुसार होता है दोस्तों। तो ये जो है कहलाता है विस्थापन। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके झारखंड टीटी एग्जाम के लिए। 17 नंबर प्रश्न देखिए, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सी टेट हो या स्टेट टेट हो, किसी भी राज्य का। तो देखिए ये झारखंड टीटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो किसको दोस्तों? आवश्यकताओं को। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की बात इसमें कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा समायोजन में। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या स्वालीनता? ये आपकी सी टेट एग्ज़ाम में भी बार बार पूछा जाता है और आपके बहुत से स्टेट जो टेट हुआ है उनमें भी ये जो वाला प्रश्न है देखने को मिलता है। बताइए दोस्तों भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है कौन सा व्यवहार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्वालीनता। देखिए इसमें व्याख्या देख लेते हैं इसका। स्वालीनता भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि यह स्वालीनता या ऑटिज्म जिसको बोलते हैं दोस्तों, मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्कों को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहरा युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना दोस्तों। तो प्रदर्शित नहीं करता है तो स्वालीनता को। बाकी जो भावनात्मक बाधा है वो प्रदर्शित किसको करता है? तो बाल अपराध को, कमजोरों को डराने वाला और भगोड़ापन। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों जो निःशक्त बालक हैं उनके लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए या उनकी शिक्षा का प्रावधान क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? हमें पता है समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पर बिना भेदभाव की सभी को समान जो है शिक्षा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। बताइए दोस्तों तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये जो है मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है दोस्तों। बाकी ये जो तीनों हैं ये आपकी मानसिक मंदता की विशेषता है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना ये व्यवहार और अनुभव से संबंधित है दोस्तों। व्यवहार से खासकर आपके इस संबंध को दर्शाता है। इसका बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। अंतर्वैयक्तिक संबंध का जो बुद्धि से संबंधित है दोस्तों वही मानसिक मंदता के अंतर्गत आएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है?
सशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। बताइए दोस्तों, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। देखिए, अध्यापक अगर अपने काम को लेकर, अपने शिक्षण को लेकर सक्रिय है तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य भी बनता है बालकों का, क्योंकि ये अगर बालकों की रुचि के अनुसार पढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ विद्यालय का वातावरण कैसा है, क्या विद्यालय में सभी प्रकार के जो है साधन उपलब्ध है बच्चों के लिए जो उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ठीक रहेगा, क्या विद्यालय में उनका रुचि के समान रखा गया है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये इसमें जो है भूमिका निभाता है अध्यापक और विद्यालय का वातावरण। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावक के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऐसे अभिभावक के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग के आते हैं। देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, तो यही जो है कमजोर वर्ग के बालक कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। आपको बताना है शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 है जो RT एक्ट 2009, उसमें कक्षा 1 से 5 के लिए जो प्रावधान है वो क्या है, विद्यार्थी और अध्यापक के अनुपात को लेकर, क्या 30 है, 40 है, 45 है, 50 है? बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक तो जरूर किया करें वीडियो को। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 40। कक्षा 1 से 5 में जो है प्रत्येक जो 40 स्टूडेंट है दोस्तों, 40 छात्राएं हैं या छात्र छात्राएं, तो उसके अनुपात में जो है एक टीचर होना चाहिए। ये जो है कक्षा 1 से 5 के लिए जो है 2009 जो शिक्षक अधिकार अधिनियम है उसमें कहा गया है 40 स्टूडेंट की संख्या तो उस पर एक शिक्षक, अगर विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तब की कंडीशन में, याद रखिए इसे। 24 नंबर प्रश्न देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, या स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड या सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ये कथन गलत है। बाकी देखिए जो अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय जुड़े लोगों के द्वारा ये किया जाता है ये तो बिल्कुल सही कथन है। विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान और अनुसंधान के लिए भी किया जाता है, तो जो सी है ये गलत है दोस्तों, इसमें लागू नहीं होता क्रियात्मक अनुसंधान में। 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ये भी सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी सही है। शिक्षण अनुवेशन है, तो देखिए दोस्तों शिक्षण अनुवेशन नहीं है बल्कि यह संबंध स्थापित करने का एक साधन है दोस्तों, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन डी ही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बारे में कौन सा सत्य नहीं पूछा गया है शिक्षण के बारे में, तो ये जो है शिक्षण अन्वेषण है, ये कथन गलत है। शिक्षण अन्वेषण नहीं होता है दोस्तों, ये इसमें संबंध स्थापित किया जाता है शिक्षण के माध्यम से, तो ये जो कथन है गलत है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है भौतिक संसाधन को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापक को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसे अधिक महत्व दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, सबसे अधिक महत्व दिया गया है ऑप्शन डी, बालक के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को।
अब देखिए स्वरचित अनुभव मतलब उनके अनुभव के अनुसार जो है या उसमें उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है उसमें पाठ्यक्रम रहे, साथ ही साथ लचीलापन हो पाठ्यक्रम में। आवश्यकता अगर उस समय की आवश्यकता अगर दूसरा है दोस्तों या दूसरा है तो उसमें पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सके, लचीलापन हो। जैसे कुछ पाठ्यक्रम या ज़रूरी है उसमें जोड़ना है या किसी को निकालना है किसी पाठ्यक्रम को जो आवश्यक नहीं है, तो इसलिए लचीलापन जरूरी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, इनमें से सभी। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। मतलब इसमें जो है परीक्षा ऐच्छिक को रखा गया है कि इच्छा अनुसार जो है लिया जाएगा कक्षा 10 की परीक्षा को। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। बताइए दोस्तों, विद्यार्थियों में जो दबाव उत्पन्न हो जाता है परीक्षा के समय बहुत बड़ा सिलेबस को देखकर, जिससे परीक्षाओं में सफलता भी जो है मुश्किल हो जाता है पाना, तो इस कंडीशन में क्या आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। देखिए पता ही होगा दोस्तों, मतलब आपके विद्यालयों में महाविद्यालयों में जो है त्रैमासिक है, छमाही है, वार्षिक है परीक्षा लिया जाता है। ये इसलिए लिया जाता है ताकि बच्चों के दबाव को कम किया जा सके। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर सेमेस्टर वाइज भी परीक्षा लिया जाता है, तो सेमेस्टर वाइज जो है उसमें और आपके दबाव को कम किया जाता है ताकि आप किसी भी टॉपिक को अच्छा समझ सकें और उसका ही आप परीक्षा या एग्ज़ाम दे सकें। इसलिए सेमेस्टर जो है प्रणाली को अपनाया गया है ताकि बच्चे बेहतर समझें और दबाव कम हो उसमें। तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि अभी सभी अब कॉलेजेस में जो है सेमेस्टर जो पद्धति है वो लागू की जा रही है। 29 नंबर प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य है दोस्तों। मूल्यांकन का आप समझ लीजिए आकलन है, मापन है और साथ ही साथ आपका परीक्षा है और परीक्षण है, सभी आ जाते हैं इसमें। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो सकता है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयां व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पृष्ठी पोषण या पुष्टि पोषण या फीडबैक जो भी बोला जाता है प्रदान करना दोस्तों। तो देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य हमें पता है, पहले से बहुत सारे हम वीडियो कराए हैं दोस्तों। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि जो भी आवश्यकता है उत्पादक जीवन जीने के लिए दोस्तों, तो उसको जो है उस पर पृष्ठ पोषण प्रदान करना, फीडबैक। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मूल्यांकन है या आकलन है वो सतत एवं व्यापक होना चाहिए। एक कक्षा में अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी बार बार प्रश्न करे, साथ ही साथ एक शिक्षक विद्यार्थी की आवश्यकता को समझे और उसके जो समस्या है उसका समाधान कक्षा में ही कर दे। व्यापक और सतत मूल्यांकन, सतत मतलब निरंतर लगातार, व्यापक मतलब सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? यहाँ पर देखिए दोस्तों बालकों दे दिया जाता है, आप ध्यान रखिएगा ये बालक आपके प्रश्न में दिया जाता है, लेकिन इसमें छात्र और छात्राएं मतलब लड़के और लड़कियां दोनों को सम्मिलित आपको इसमें बोला जाता है, ऐसा आप समझ कर चलिएगा। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्राइमरी जो आपके स्कूल है वहाँ बालकों के लिए निम्न से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को। जब बच्चे स्वयं के द्वारा कुछ सीखते हैं दोस्तों, कुछ भी चीज़ या अनुभव ग्रहण करते हैं तो उनके लिए बेहतर होता है, वो उनके आगे के जीवन में जो है उनका काम आता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 15 प्रश्न आपका CDP से और आपके शिक्षण शास्त्र से, मतलब मनोविज्ञान भी सम्मिलित है और आपके शिक्षण शास्त्र भी। तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी
सी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी टेट की जहाँ पर CDP पूछा जाता है, तो उसके लिए जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।